हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर यानी कि रासायनिक बलगतिकी कंप्लीट कराऊंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी यानी कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, पहले आपको ये समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया की दर या फिर वेग क्या होता है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले ये समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि वेग क्या होता है तो आपको रासायनिक बलगतिकी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको एक अभिक्रिया का वेग समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये लिया गया है अभिकारक, जिसे हम लोग लिखते हैं R से। इसके अलावा उत्पाद, इसे हम लोग लिखते हैं P से। तो यहाँ पर ये अभिकारक है और इसके अलावा यहाँ पर ये उत्पाद है। तो ये मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि t बराबर 0 यानी कि जब समय 0 है तो उस समय अभिकारक की जो सांद्रता है वो हम लोग मान लेते हैं कितनी है, 6। ये अभिकारक की सांद्रता है। तो इस समय उत्पाद अभी नहीं बना है, इसलिए यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, 0। इसके बाद हम लोग ये मान लेते हैं कि t बराबर 1 सेकेंड यानी कि जब समय 1 सेकेंड हो गया तो उस समय अभिकारक जो हो गया वो 4। तो उस समय उत्पाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2। तो अभिकारक की सांद्रता 4 हो गई यानी कि ये कम हो गई, और यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता अब हो गई 2, क्योंकि अभिकारक में 2 की कमी हो गई तो यहाँ पर ये 2 बढ़ गया। इसी प्रकार अगला समय यानी कि t बराबर जब 2 सेकेंड होगा तो यहाँ पर इसका मान घट के मान लेते हैं कितना आ गया, 2। तो फिर उत्पाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4। इसके बाद इसी प्रकार अगर हम लोग मान लें कि t बराबर 3 तो यहाँ पर अभिकारक अब हो जाएगा 0। तो इस समय उत्पाद कितना यहाँ पर हो जाएगा, 6। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभिकारक 6 था तो पहले उत्पाद कितना था, 0। इसके अलावा जब अभिकारक t बराबर 1 पर कितना हो गया, 4, तो उस समय उत्पाद की सांद्रता हो गई 2। इसके बाद t बराबर जब समय 2 हो गया, 2 सेकेंड, तो उस समय अभिकारक की सांद्रता 2 बची और उत्पाद की सांद्रता कितनी हो गई, 4। इसके बाद t बराबर 3 सेकेंड पर अभिकारक की सांद्रता 0 हो गई तो उस समय उत्पाद कितना हो गया, 6, यानी कि उत्पाद की सांद्रता 6 हो गई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता जो है वो परिवर्तित हो रही है, और उसी क्रम में यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता भी परिवर्तित हो रही है। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या फिर कह सकते हैं आप उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा समय में परिवर्तन, इन दोनों का जो अनुपात होता है उससे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर या फिर कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग। ध्यान दीजिए, अभिकारक की सांद्रता या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा समय में परिवर्तन के अनुपात को रासायनिक अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर या फिर वेग क्या होता है ये आपको इससे समझना है, यानी कि जो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पर समय भी परिवर्तित हो रहा है। तो वही बताना है आपको कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और उत्पाद, इन दोनों में से एक लेना है आपको। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा समय में परिवर्तन, इन दोनों के अनुपात को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर या फिर कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर रासायनिक बलगतिकी क्या है। तो आप बता सकते हैं इसमें कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। याद रखिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उससे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए इसमें, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं की दर या फिर बोल सकते हैं अभिक्रिया का वेग तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर अभिक्रिया की दर या फिर वेग, इसे आप अभिक्रिया की दर बोल सकते हैं या फिर अभिक्रिया का
वेग बोल सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया था इसमें कि अभिक्रिया की दर यानी कि वेग आपको कैसे परिभाषित करना है। इसके लिए आप पहले सूत्र यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूत्र आप यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, या फिर आप अभिक्रिया की दर भी लिख सकते हैं। तो अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको बताया गया था अभिकारक, या फिर इसके अलावा आप उत्पाद भी यूज कर सकते हैं। तो अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो वही यहाँ पे लिखना है आपको, सांद्रता में परिवर्तन, ये इतना हो जाएगा यहाँ पर अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। और बट्टे में यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं परिवर्तन में लगा समय। इस प्रकार से परिवर्तन में लगा समय। तो अगर आप इस सूत्र का प्रयोग करके परिभाषा बनाते हैं तो ध्यान दीजिए आप बताएंगे अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर कहते हैं। या फिर यहाँ पर आप समय को एक मान लीजिए, यानी कि समय को इकाई मान लीजिए। तो अगर आप समय को एक मान लेंगे तो आप बताएंगे कि एकांक समय में किसी अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या फिर वेग कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर समय को आप एक यानी कि इकाई मान लेते हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कि एकांक समय में किसी अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए वही यहाँ पे लिखा गया इसमें कि एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या फिर वेग कहते हैं। जैसे कि इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक अभिक्रिया लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए पहले इसमें यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया लिखते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। इसके बाद दर हो जाएगा स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी। तो अब इसमें ध्यान दीजिए आपका कैपिटल ए और कैपिटल बी ये दोनों यहाँ पर अभिकारक हैं और कैपिटल सी और कैपिटल डी ये दोनों यहाँ पर उत्पाद हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी दिया गया है इसको बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। याद रखिएगा, रस समीकरण मिति गुणांक। इसके अलावा यहाँ पर ए और बी जो कैपिटल दिए गए ये दोनों अभिकारक, सी और डी दोनों उत्पाद, और बाकी ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी जो दिया गया है इसको बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम लोग इस अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अभिक्रिया का वेग। तो जब यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो इसमें आपको ये एक पॉइंट याद रखना है कि अभिक्रिया का वेग लिखते समय इसमें जो रस समीकरण मितीय गुणांक हैं इनसे भाग दिया जाता है इसमें, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है इसमें हम लोग रस समीकरण मितीय जो गुणांक होते हैं इससे भाग देते हैं। तो जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे ये अभिकारक है आपका ए, तो अगर यहाँ पर हम लोग इसका वेग लिखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया था अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो यहाँ पर अभिकारक जो ए है इसकी सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे परिवर्तन को डी ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं, और बटे परिवर्तन में लगा समय यानी कि डी टी, इतना लिखते हैं अगर इसका वेग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका रस समीकरण मिति जो गुणांक दिया गया वो स्मॉल ए, तो इससे यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे, इस प्रकार से लिखा जाए। इसी प्रकार अगर हम लोग बी का लिखते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे लिखेंगे तो ये हो जाएगा अभिकारक यानी कि बी, इसकी सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, और इसका रस समीकरण मिति गुणांक क्या दिया गया बी, तो यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे स्मॉल बी से। अब इसके अलावा भी आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता में हमेशा कमी होती है, इसलिए यहाँ पर इनके आगे जो है आपको चिन्ह प्रदर्शित करना है माइनस, क्योंकि इनमें कमी होती है। इसी प्रकार जब आप उत्पाद का लिखेंगे तो यहाँ पर जैसे सी का लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा डी, इसके बाद सी, यानी कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक क्या दिया गया आपका सी, तो यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे स्मॉल सी से, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सांद्रता में परिवर्तन लिखा है इसके लिए हमने डी का प्रयोग किया है।
आप चाहे तो यहाँ पर डी की जगह पर डेल्टा का प्रयोग भी कर सकते हैं। डेल्टा का मतलब यहाँ पर हम लोग परिवर्तन के लिए यूज करते हैं, यानी कि जैसे ये दिया गया है आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसे जैसे डी में लिखा है तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं डेल्टा डी बटे परिवर्तन में लगा समय और इनटू यहाँ पर आप भाग करेंगे इसको 1 बटे स्मॉल डी से। तो ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन लिखना है तो इसे चाहे तो डेल्टा से प्रदर्शित कर दीजिए या फिर स्मॉल डी से लिख दीजिए। इसका मतलब यहाँ पर परिवर्तन है। बस आपको इतना याद रखना है कि अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसमें जो रस समीकरण मितीय गुणांक है उनसे यहाँ पर भाग देना है। इसके अलावा जो अभिकारक होंगे उनमें कमी होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बाकी यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 अभिकारक थे ए और बी, इसलिए दोनों का वेग अलग अलग यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, यानी कि इन दोनों को प्लस करके नहीं लिखना है आपको। इसका वेग इस प्रकार से लिखा जाएगा, बी का वेग फिर इस प्रकार लिखेंगे। अगर इसमें हम लोग अभिक्रिया का जो वेग है इसका मात्रक लिखें तो इसका मात्रक आप लोग याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस प्रकार से लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या फिर आप चाहे तो लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन अगर अभिकारक जो है वो गैसीय अवस्था में है तो फिर अभिक्रिया के वेग का जब मात्रक लिखेंगे तो वहां पर लिखा जाता है वायुमंडल सेकेंड इनवर्स या फिर वायुमंडल मिनट इनवर्स। याद रखिएगा मात्रक वैसे तो प्रयोग करते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लेकिन अगर अभिकारक गैसीय अवस्था में है तो उस समय अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक लिखते हैं वहां पर लिखा जाता है वायुमंडल सेकेंड इनवर्स या फिर वायुमंडल मिनट इनवर्स। इसके बाद अगला टॉपिक है यहाँ पर औसत दर, यानी कि औसत वेग कह सकते हैं या फिर अभिक्रिया का औसत वेग वही लिखा गया यहाँ पर औसत दर या फिर औसत वेग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अभी आपको बताया गया था इकाई समय में, तो यहाँ पर समय को निश्चित माना गया तो वही लिखा गया कि किसी निश्चित समयांतराल डेल्टा टी में अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग या फिर दर कहते हैं। ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया इसे RAV, इसका मतलब R एवरेज द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अभिक्रिया का औसत वेग यानी कि R एवरेज बराबर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा R बटे डेल्टा T। R का मतलब भी बताया था यहाँ पर अभिकारक और डेल्टा का मतलब परिवर्तन, तो यानी कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और बटे डेल्टा T यानी कि यहाँ पर समयांतराल ये दिया गया है। तो यहाँ पर अगर इसे हम लोग लिखें तो डेल्टा R का मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा R2 माइनस R1, इस प्रकार से लिखते हैं, और बटे डेल्टा T को लिखते हैं T2 माइनस T1, यानी कि अलग अलग समय पर दोनों अभिकारकों की सांद्रता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि इसमें कमी होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसमें माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर अभिकारक की जगह पे उत्पाद का प्रयोग करते हैं तो फिर इसे लिखेंगे हम लोग R एवरेज बराबर डेल्टा P और बटे में यहाँ पर होता है डेल्टा T। इससे अगर आप लिखते हैं तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि P2 माइनस P1 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस T1। इस प्रकार से यहाँ पर ये उत्पाद के पदों में लिख सकते हैं और यहाँ पर ये अभिकारक के पदों में लिख सकते हैं, लेकिन अभिकारक में कमी होती है इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये अभिकारक और यहाँ पर ये उत्पाद, तो वही इसमें बताया गया है परिभाषा में कि किसी निश्चित समयांतराल यानी कि डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग या फिर दर कहते हैं और इसे R एवरेज द्वारा व्यक्त करते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो डेल्टा R दिया गया है इसका मतलब ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और डेल्टा P जो दिया गया ये उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। इसके बाद है तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है इसके लिए ध्यान दीजिए पहले आप। जैसे कि मान लीजिए कोई अभिकारक है आपके पास, इसके अलावा अभिकारक की सांद्रता हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कितनी है 10, और इसके बाद यहाँ पर उत्पाद है आपके पास यानी कि P और उत्पाद की सांद्रता इस समय यहाँ पर है 0। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि इस समय टोटल जो टाइम हुआ है यहाँ पर कितना बजा है 10 बजे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 AM लिख सकते हैं यानी कि प्रातः 10 बजे
यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता है आपके पास 10 और उत्पाद की सांद्रता है 0। इसके बाद 12, तो 12 बजे यहाँ पर अभिकारक जो है इसकी सांद्रता हम लोग मान लेते हैं कितनी हो गई, 0, और उत्पाद की सांद्रता यहाँ पर अब हो गई 10। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 से 12, इसका मतलब 10 से 11, फिर 11 से 12, तो यहाँ पर टोटल समय कितना लगा है, 2 घंटे। 2 घंटे में जो अभिकारक था वो 0 हो गया और उत्पाद जो था वो 0 से कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता 0 से 10 हो गई और अभिकारक की सांद्रता 10 से 0 हो गई। तो यहाँ पर बीच में टोटल समय कितना है, 2 घंटे। लेकिन इसमें किसी एग्जैक्ट समय का पूछ लिया जाए, जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाए यहाँ पर कि 11:03 पर अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ। 11:03 पर अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, तो जो एग्जैक्ट समय बताया गया आपको 11:03 पर, तो जो ये करंट का समय बताया जा रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट, इस निश्चित समय पर जो परिवर्तन होगा उसे ही हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, यानी कि आप बोल सकते हैं वहां पर वास्तविक वेग एक प्रकार से। तो जब कोई निश्चित समय हो बिल्कुल वहां पर किसी क्षण विशेष पर पूछ लिया जाए, तो क्षण विशेष के लिए यहाँ पर उसे हम लोग बोलते हैं फिर तात्क्षणिक वेग। बाकी जैसे अभी आपको अभिक्रिया का वेग बताया गया था सेम, कि अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो वही चीज इसमें है, लेकिन इसमें किसी क्षण विशेष पर जो अभिकारक की सांद्रता या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है उससे हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। तो अब ध्यान दीजिए इसमें, तो वही इसमें लिखा गया है कि किसी निश्चित समय यानी कि क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या फिर दर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है कि किसी निश्चित समय पर, यानी कि समय विशेष जो बताया गया है, उस पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या फिर दर कहते हैं। इससे आर इंस्ट, ध्यान दीजिए इसकी मीनिंग होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसलिए यहाँ पर आर इंस्ट से लिख दिया गया। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा है तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है। इसके बाद है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब ध्यान दीजिए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं, जिसमें पहला होता है अभिक्रिया की सांद्रता। ये अभिक्रिया के वेग को जो है प्रभावित करती है। तो इसमें पहला कारक आप यही बता सकते हैं कि अभिक्रिया की सांद्रता। तो सांद्रता जो है यहाँ पर अभिक्रिया की, वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। इसके अलावा दूसरा कारक आप बता सकते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो होता है ये भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं इसमें अभिकारक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर बता सकते हैं आप अभिकारक। तो अभिकारकों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। आप अभिकारक का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्रिया कारकों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। इसके अलावा प्रकाश, ये भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। व फिर आप कह सकते हैं ताप। तो यहाँ पर ये जितने भी कारक दिए गए ये सभी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो याद रखिएगा इसमें पहला अभिक्रिया की सांद्रता, उत्प्रेरक, इसके अलावा अभिकारकों या फिर क्रियाकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रकाश व ताप। तो ये सभी जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। वेग नियम या फिर वेग व्यंजक, यानी कि वेग व्यंजक क्या होता है, तो ध्यान दीजिए इसमें। जैसे कि पहले इसमें मान लीजिए, यहाँ पर मान लेते हम लोग एक अभिक्रिया ली गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया हम लोग लेते हैं एक स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा उत्पाद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें पहले यहाँ पर जो अभिक्रिया ली गई, यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी जो लिए गए हैं ये हैं अभिकारक। याद रखिएगा कैपिटल ए और बी यहाँ पर अभिकारक हैं। इसके अलावा जो स्मॉल ए और स्मॉल बी लिया गया है इसको बोलते हैं यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक। याद रखिएगा स्मॉल ए और स्मॉल बी जो हैं ये रस समीकरण मिति गुणांक हैं। कैपिटल ए और बी यहाँ पर क्या है, अभिकारक हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है वो
अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अभिकारक कौन है? ए और बी। तो वेग जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता यानी कि ए और दूसरा जो दिया गया है कैपिटल बी, इन पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारकों की जो सांद्रता होती है उस पर निर्भर करता है। या फिर कह सकते हैं यहाँ पर इनकी घातों, यानी कि जो इसकी घात हम लोग मान लेते हैं x और इसकी घात मान लेते हैं y, तो इन घातों पर भी वेग जो है वो निर्भर करेगा। और यहाँ पर जो ये x और y होते हैं ये प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किए जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर इनका मान जो है वो प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया जाता है, यानी कि जो x और y लिए गए हैं इनका मान आपको यहाँ पर प्रयोग द्वारा ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पर आपको रस समीकरण मिति गुणांक यानी कि a और b दिए गए थे, वहाँ पर इनका मान जो x और y है इनके बराबर भी हो सकता है या फिर इससे अलग भी हो सकता है। यानी कि जो आपने यहाँ पर पावर में x और y लिखा है इसका मान जो है ये रस समीकरण मिति गुणांक जो स्मॉल a और b दिए गए हैं इनके बराबर हो भी सकता है और इनके बराबर नहीं भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखिएगा। और x और y के मान आपको हमेशा कहाँ से मिलेंगे? वो प्रयोग द्वारा ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लिखा गया है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि उसके समानुपाती होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक स्थिरांक लगता है यानी कि नियतांक, और वो नियतांक होता है यहाँ पर k। इस प्रकार से लिखेंगे। बाकी यहाँ पर a की पावर x और इसके बाद कैपिटल B की पावर y। तो यहाँ पर जो कैपिटल K लिखा गया है इससे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक, और या फिर आप इसे बोल सकते हैं यहाँ पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग। याद रखिएगा, यहाँ पर जो K है इसे हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो समीकरण लिखा गया है यानी कि वेग प्रोपोर्शनल टू a की पावर x और b की पावर y, तो इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं वेग नियम। याद रखिएगा, इसी समीकरण को बोलते हैं वेग नियम। और यहाँ पर जो नियतांक यानी कि स्थिरांक लगा है कि इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वेग व्यंजक। तो वही आपको इसमें बताया गया था वेग व्यंजक के बारे में। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर वही यहाँ पर लिखा गया है कि वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है वेग नियम कहलाता है। याद रखिएगा कि वह गणितीय व्यंजक यानी कि जो अभी आपको यहाँ पर बताया गया है, तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा है कि वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है वेग नियम कहलाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें वेग स्थिरांक की परिभाषा लिखने की आती है, यानी कि वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, आप इस समीकरण से वेग स्थिरांक की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो a और b हैं यानी कि जो अभिकारक हैं, तो यहाँ पर आपको अभिकारक की सांद्रता क्या मानना है? 1। याद रखिएगा, अभिकारकों की सांद्रता को आपको इकाई मान के चलना है यहाँ पर। तो अगर अभिकारकों की जो सांद्रता है उसे आप इकाई मान लेंगे तो उस समय वेग बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? k, यानी कि वेग का मान वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है वहाँ पर कि जो आपके यहाँ पर अभिकारक दिए गए उनकी जो सांद्रता है उसका मान इकाई यानी कि 1 होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी कि k, या फिर आपको इसे बताया गया है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या फिर कह सकते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो यानी कि 1 हो। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपको अभिकारक बताए गए हैं यानी कि A और इसके अलावा दूसरा अभिकारक आपको बताया गया है B, तो इनकी सांद्रताएं आपको यहाँ पर कितनी मान के चलना है? 1 मोल प्रति लीटर और दूसरा इसका भी मान 1 मोल प्रति लीटर। तो अगर इन दोनों के मान यहाँ पर हम लोग 1 मान लेंगे तो उस समय यहाँ पर आएगा वेग बराबर, ध्यान दीजिए, k यहाँ पर हो जाएगा 1 की पावर x, इसके बाद 1 की पावर y। तो ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे k और 1 की पावर x, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1, फिर 1 की पावर y, तो इसका मान भी यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि ये यहाँ पर आएगा वेग बराबर k। तो k यानी कि आपको बताया गया वेग स्थिरांक। तो इसी से आपको परिभाषा बनानी है। तो यहाँ पर याद रखना है a और b जो अभिकारक थे इनकी सांद्रता कितनी है यहाँ पर? 1, यानी कि इकाई मान ली गई है। तो इसी के अनुसार परिभाषा जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर बताएंगे कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या फिर कह सकते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग उस समय अभिक्रिया के वेग के
बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, यानी कि 1 मोल प्रति लीटर हो, ये कह सकते हैं आप। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। और यहाँ पर याद रखिएगा कि यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हैं तो प्रत्येक अभिकारक की जो सांद्रता है वो इकाई होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग जो है उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। यानी कि अगर अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हैं तो जितने भी अभिकारक हैं उन सभी की सांद्रता क्या होनी चाहिए, इकाई होनी चाहिए। तो उस समय वहां पर जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है वो अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा। इसके बाद है अभिक्रिया की कोटि। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें अभी आपको बताया गया था वेग नियम, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए वेग नियम से। तो वेग नियम आपको यहाँ पर बताया गया है कि वेग, या फिर इसे आप लिख सकते हैं दर, क्योंकि अभिक्रिया का वेग या फिर इसे हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की दर। तो आपको इसका मान अभी बताया गया k, यहाँ पर फिर अभिकारक a की पावर x और फिर अभिकारक b की पावर y। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये अभिकारक की सांद्रता है और इनकी जो पावर दी गई है यहाँ पर x और y, इन दोनों का जो योग होता है उससे हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि, ध्यान दीजिए यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि बराबर x प्लस y, इस प्रकार से। यानी कि जो अभिकारकों की सांद्रता है और उनकी यहाँ पर जो घातें हैं इनका योग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। तो अगर यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया की कोटि को n से प्रदर्शित करें तो इसे आप लिख सकते हैं n बराबर x प्लस y। तो जहाँ पर n क्या है, यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो अभिकारक थे, वेग नियम का जो समीकरण था, इसमें जो अभिकारकों की सांद्रता है इनकी जो घातें हैं इनका योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। ध्यान दीजिए कि किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि जो घात दी गई यहाँ पर इन्हीं का योग जो है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। तो वही इसमें बताया गया कि किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो अभिकारक है, जो अभी आपको बताए गए थे A और B, तो यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं अभिकारकों की सांद्रता R और यहाँ पर उत्पाद यानी कि इसे लिख सकते हैं P। तो यहाँ पर अभिकारक क्या मान लिया गया है, R। तो सीधे सीधे जो आपको अभिकारक A और B दिए गए थे, अगर इनकी जगह पे हम लोग क्या प्रयोग कर दें, R। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेग या फिर दर, यानी कि अभिक्रिया का वेग या फिर दर बराबर यहाँ पर हो जाएगा K। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए अभिकारक, यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता R। तो यहाँ पर ये हो जाएगा R। इसके बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x और y, तो इन दोनों का योग x प्लस y, यानी कि इन दोनों का योग जब हम इनकी जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, R। तो यहाँ पर इन दोनों की घातों का योग यानी कि x प्लस y, तो इन दोनों का योग क्या कहलाता है, आपको भी बताया गया, अभिक्रिया की कोटि। तो इससे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि वेग बराबर k, यहाँ पर हो जाएगा अभिकारक R की पावर n। तो यहाँ पर n क्या है, आपकी अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पर जो n दिया गया है इसका मान यहाँ पर याद रखिएगा कि n का मान जो हो सकता है वो 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से यहाँ पर n का मान हो सकता है और ये भिन्नात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर हम लोग n का मान कितना रखेंगे, 0, तो अगर n बराबर इसमें हम लोग क्या रख देंगे, 0, तो n बराबर 0 होने पर उससे हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। याद रखिएगा n का मान 0 प्रयोग करेंगे तो उसे बोलेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। और इसके अलावा अगर आप n का मान 1 प्रयोग करते हैं तो इससे यहाँ पर बोला जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। याद रखिएगा
n बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगी शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर n का मान हम लोग 1 प्रयोग करेंगे तो इसे बोलेंगे फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इस प्रकार अगर आप n का मान 2 रखते हैं तो फिर हो जाएगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आप n का मान प्रयोग कर सकते हैं और n का मान जो है वो भिन्नात्मक भी हो सकता है। तो वही यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब दिया गया है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो जैसा अभी आपको यहाँ पर समीकरण बताया गया था कि वेग बराबर k, यहाँ पर था r की पावर n, और इसमें बताया गया है कि जब अभिक्रिया की कोटि यानी कि n का मान हम लोग कितना प्रयोग करते हैं, शून्य, तो इसे बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम लोग n का मान शून्य रखते हैं तो फिर ये हो जाएगा वेग बराबर k, यहाँ पर r की पावर ये हो जाएगा शून्य, इस प्रकार से लिखेंगे। और अगर किसी संख्या की पावर शून्य होती तो इसका मान आता है 1, यानी कि k गुणे 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा k, इस प्रकार से आएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेग जो है वो r यानी कि सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि r की पावर कितना हो गया 0 और r की पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो इसका मतलब यहाँ पर वेग बराबर कितना आ गया k। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है यानी कि अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। तो आप इससे भी बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसकी दर, या फिर कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसका वेग जो है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें अभिकारकों की सांद्रता कितनी थी, यहाँ पर पावर उसकी 0 हो गई तो इसका मान आ गया 1। तो वही बताना है आपको यहाँ पर कि वह अभिक्रिया जिसकी दर जो होती है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो वही इसमें लिखा गया कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है कि इसका मात्रक क्या होगा, यानी कि इसकी इकाई क्या होगी। और आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि बदलने पर वेग स्थिरांक का मात्रक बदल जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे आपको ये समीकरण दिया गया है, अगर यहाँ से हम लोग वेग स्थिरांक यानी कि k ज्ञात करें तो k बराबर यहाँ पर आएगा वेग, और यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा r की पावर n। ध्यान दीजिए, यहाँ पर k का मान यानी कि वेग स्थिरांक ज्ञात कर रहे हैं, तो ये r की पावर जो n है ये बट्टे में आ गया इस प्रकार से। और यहाँ पर जो वेग दिया गया है यानी कि अभिक्रिया का वेग, इसका मतलब आप यहाँ पर बता सकते हैं, अभिक्रिया के वेग का मतलब सांद्रता बटे समय, ये आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि बताया गया है कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो वही लिखा गया कि वेग बराबर यहाँ पर होगा सांद्रता बटे समय, और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है r की पावर n। तो r यहाँ पर क्या है, अभिकारक की सांद्रता, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सांद्रता की पावर n। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी, यानी कि इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि सांद्रता बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर समय, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बट्टे में आप कितना मानेंगे 1, तो जब ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी तो इसे लिखेंगे 1 बट्टे, यहाँ पर हो जाएगा सांद्रता इस प्रकार से, और इसकी पावर हो जाएगी n, इतना होगा। तो अब यहाँ पर जो अभिक्रिया दी गई वो शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी कि n का मान कितना है यहाँ पर 0। तो जब यहाँ पर हम लोग n का मान 0 प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा k बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सांद्रता बट्टे समय, इसके बाद इंटू 1 बट्टे, यहाँ पर हो जाएगा सांद्रता की पावर 0। तो यहाँ पर सांद्रता की पावर 0, तो 0 का मतलब यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 1, और जब इसका मान 1 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, सांद्रता बट्टे समय, तो ये इतना आ जाएगा, यानी कि सांद्रता बट्टे समय। तो इसके अनुसार जब यहाँ पर हम लोग k का मात्रक लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि वेग स्थिरांक का, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सांद्रता का मात्रक यहाँ पर हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और समय का यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। तो इसके अनुसार k का मात्रक हो जाएगा यहाँ पर मोल, इसके बाद ध्यान दीजिए, इससे आप लिख सकते हैं लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पर वेग स्थिरांक का मात्रक होगा मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अब इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी जो आपको समीकरण बताया गया था वेग नियम का, तो वो था वेग बराबर k, यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता की पावर n,
यानी कि n यहाँ पर क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान कितना होता है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर याद रखिएगा n का मान कितना रखना है आपको 1। तो n का मान अगर हम लोग 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा वेग बराबर k, और यहाँ पर ये हो जाएगा r। इस प्रकार से यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर, यानी कि वह अभिक्रिया जिसका वेग जो होता है वो एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात, क्योंकि यहाँ पर इसकी घात कितनी 1, तो वही आपको यहाँ पर बताना है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग जो होता है वो एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब वेग यहाँ पर जो अभिकारक की सांद्रता है इसकी प्रथम घात पर निर्भर करता है। तो जब ये प्रथम घात पर निर्भर करेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर, यानी कि वह अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो अब अगर हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके अनुसार अगर यहाँ पर हम लोग के ज्ञात करते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं वेग, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा r की पावर 1। इस प्रकार से तो वेग के लिए अभी आपको बताया गया, यहाँ पर वेग के लिए लिखते हैं हम लोग सांद्रता बटे समय, इतना होगा। और यहाँ पर r क्या है, यहाँ पर r जो है अभिकारक की सांद्रता, तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/r, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा सांद्रता, और इसकी पावर यहाँ पर है 1, तो पावर 1 है, इसलिए यहाँ पर इस सांद्रता से ये सांद्रता जो है वो कट जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 1/समय, इतना बचेगा। तो अब यहाँ पर आप के यानी कि वेग स्थिरांक का जब मात्रक लिखेंगे तो इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, इस प्रकार से, यानी कि ये आप लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। या फिर आप यहाँ पर मिनट इनवर्स का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर घंटा इनवर्स का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आप समय के मात्रक प्रयोग करेंगे तो उसी प्रकार से यहाँ पर के का मात्रक लिखा जाएगा। तो अब आपको ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पर कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है अगर वो बदल जाती है तो उसका मात्रक भी बदल जाता है, यानी कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर है। अगर अभिक्रिया की कोटि बदलेगी तो वेग स्थिरांक का मात्रक भी बदल जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, या फिर कह सकते हैं समाकलित वेग नियम क्या है, इसके बारे में यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक अभिक्रिया है, यहाँ पर आपको मान लेना है कि एक अभिक्रिया जिसमें यहाँ पर अभिकारक है R और इससे उत्पाद बन रहा है आपका P। तो यहाँ पर अभिकारक है R और P यहाँ पर उत्पाद है, और आपको वेग यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है उसके लिए सूत्र बताया गया है कि वेग बराबर होता है -dr/dt। ये आपको पहले पढ़ाया गया इसके पहले वाले वीडियो में। और इसके अलावा वेग का एक सूत्र और भी बताया गया आपको, उसमें आपको बताया गया था कि वेग बराबर होता है k r⁴n। इस प्रकार से दो सूत्र आपको बताए गए थे। ये आपको वेग नियम में बताया गया था और ये आपको अभिक्रिया के वेग में बताया गया था। तो r यहाँ पर जो है अभिकारक की सांद्रता होती है, k वेग स्थिरांक होता है, n यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि होती है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेग बराबर इतना दिया गया है और वेग बराबर ये भी दिया गया है। तो यहाँ पर इन दोनों का मान भी आपस में बराबर होगा, यानी कि इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं -dr/dt बराबर यहाँ पर हो जाएगा k, इसके बाद r⁴n। इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, टॉपिक दिया गया था आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि यानी कि n का मान क्या होगा, 0। तो यहाँ पर जब हम लोग n का मान 0 प्रयोग करेंगे तो अब ध्यान दीजिए इसे लिखा जाएगा यहाँ पर -dr/dt बराबर k, यहाँ पर हो जाएगा r⁴0 और r⁴0 का मान यहाँ पर होगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा k। इस प्रकार से ये इतना आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए -dr बराबर यहाँ पर dt हम लोग इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा k dt। इस प्रकार से आप यहाँ से माइनस भी इधर ले आइए तो ये हो जाएगा dr बराबर -k dt। तो ये इतना आ जाएगा।
अब इसके बाद हम लोग इस समीकरण का निश्चित समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दोनों ओर निश्चित समाकलन करने पर, तो निश्चित समाकलन का मतलब होता है यहाँ पर एक उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका हम लोग समाकलन करेंगे, तो समाकलन यहाँ पर हो जाएगा डी आर बराबर यहाँ पर माइनस इसके बाद के डी टी, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सीमा यानी कि लिमिट आपको कैसे रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब प्रारंभ में समय आपका यहाँ पर कितना है 0, तो उस समय हम लोग मान लेते हैं कि जो अभिकारक की सांद्रता है वो कितनी है A0। इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जिस समय t बराबर 0 यानी कि जिस समय अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसके बाद t समय पश्चात यानी कि जब समय हम लोग कितना हो गया यहाँ पर मान लेते हैं कि t, जब समय t हो गया तो उस समय जो अभिकारक की सांद्रता हो गई है वो कितनी हो गई है A। यहाँ पर इसको इतना मान लेना है। बाकी आप यहाँ पर चाहे तो R0 और यहाँ पर RT मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर अपने आप साथ। बस आपको याद रखना है कि जब समय 0 है तो उस समय अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर A0 और जब समय t है तो उस समय अभिकारक की सांद्रता। तो अब इसमें ध्यान दीजिए जब हम लोग यहाँ पर लिमिट का प्रयोग करते हैं तो लोअर लिमिट से यहाँ पर अपर लिमिट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि निम्न सीमा से उच्च सीमा। और यहाँ पर लिमिट ध्यान दीजिए d के साथ जो लिखा होता है उसकी लिमिट रखते हैं। तो d के साथ यहाँ पर दिया गया है r, तो यहाँ पर r की लिमिट हम लोग रखेंगे, यानी कि यहाँ पर लोअर लिमिट यानी कि प्रारंभ में सांद्रता A0, इसके बाद t समय पश्चात सांद्रता A। इसी तरह दूसरी तरफ ध्यान दीजिए यहाँ पर d के साथ क्या लिखा गया t, तो यहाँ पर हम लोग t की लिमिट रखेंगे। तो प्रारंभ में समय 0, उसके बाद फिर t, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे आप लिखेंगे यहाँ पर लिमिट A0 से A, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डी आर बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस के, यहाँ पर एक वेग स्थिरांक है इसलिए इसका समाकलन होगा नहीं, यहाँ पर फिर 0 से t और dt, ये इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए समाकलन के लिए, तो समाकलन का सूत्र होता है dx बराबर x, यानी कि अगर समाकलन में dx दिया गया तो इसका समाकलन क्या होता है x, और अगर समाकलन में dt दिया गया तो इसका समाकलन होगा t। अगर इसी तरह आपको यहाँ पर दिया गया dy तो इसका समाकलन होगा y। तो इस प्रकार से समाकलन करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर dr दिया गया, तो जब dr का समाकलन हम लोग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसे dx था तो इसका मान आता था x, dt का मान t, dy का मान y, तो उसी तरह r का समाकलन यहाँ पर आ जाएगा r। और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको लिमिट दी गई है A0 से A, इस प्रकार से। इसके बाद बराबर फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए dt, इसका समाकलन हो जाएगा t, और यहाँ पर लिमिट दी गई है आपको 0 से t, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अब इन लिमिट का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे। तो यहाँ पर होता है पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम लोग इस जगह पर अपर लिमिट का मान रखेंगे, तो r की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा a, फिर इसके बाद माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर आएगा A0, इस प्रकार से ये इतना होगा। फिर बराबर माइनस के, इसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो t की जगह पे t रखेंगे तो ये इतना हो जाएगा। फिर माइनस t की जगह पे 0 रखेंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो लिमिट का प्रयोग करते समय ध्यान रखना पहले आपको अपर लिमिट का मान रखना है फिर माइनस लोअर लिमिट का मान रखना है, तो ये इतना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा a माइनस A0 बराबर, इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के टी, ये इतना प्राप्त होगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया माइनस के टी, अगर इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे तो के टी यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। इसके बाद बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए इन संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस में है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा A0। यहाँ पर आपको माइनस में दिया गया था, दूसरी तरफ जाने पर प्लस में हो गया। यहाँ पर ये प्लस में दिया गया, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस में दिया गया, दूसरी तरफ जाएगा तो इसका मान माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर यहाँ से हम लोग k का मान ज्ञात करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/t, यहाँ पर हो जाएगा A0 माइनस a, इस प्रकार से हम लोग इस समीकरण को लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे। जैसे अभी आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बताया गया था, सेम उसी प्रकार से इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का होगा। तो अब ध्यान दीजिए इसमें भी हम लोग मान लेंगे इसी प्रकार से यहाँ पर कि माना कोई अभिक्रिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो अभिक्रिया लेना है आपको, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इसमें अभिकारक है R और उत्पाद है यहाँ पर आपका P।
तो जैसा कि आपको अभिक्रिया के वेग का सूत्र बताया गया है कि अभिक्रिया का वेग होता है -dr/dt, इस प्रकार से बताया गया है। इसके अलावा इसका दूसरा सूत्र जो बताया गया है वो होता है आपका वेग बराबर k यानी कि वेग स्थिरांक, r यानी कि अभिकारक की सांद्रता की पावर n। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि वेग स्थिरांक होता है, r अभिकारक की सांद्रता होती है, n यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि होती है। एक ये सूत्र बताया गया था। दूसरा आपको ये बताया गया था यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, तो इसके रूप में बताया गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों वेग के बराबर दी गए, यानी कि दोनों वेग के समीकरण है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों का मान बराबर होगा। यानी कि इसे आप लिख सकते हैं -dr/dt बराबर यहाँ पर हो जाएगा k r⁴n। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पर n का मान हम लोग यूज करेंगे 1 और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यूज किया गया था वहाँ पर 0। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हम लोग 1 का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा -dr/dt बराबर यहाँ पर आ जाएगा k और इसके बाद यहाँ पर r की पावर हम लोग रखेंगे 1, तो ये आ जाएगा r। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे हम लोग लिखेंगे dr, ये हो जाएगा, यहाँ पर ये r इधर ले आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा यहाँ पर r, इसके बाद बराबर k, यहाँ पर dt हम लोग इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा dt इस प्रकार से, और ये माइनस भी हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, तो यहाँ पर अब आपको दोनों ओर समाकलन करना है और समाकलन एक निश्चित सीमा के अंतर्गत आपको यहाँ पर करना है, यानी कि निश्चित समाकलन करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हम लोग समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा dr/dt बराबर यहाँ पर -k, ये स्थिरांक है, इसको समाकलन के बाहर लिखना है, यहाँ पर फिर dt। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको लिमिट लेना है, लिमिट सेम उसी प्रकार लेना है जैसे अभी आपको शून्य कोट में बताया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब प्रारंभ में समय आपका यहाँ पर कितना है 0, तो उस समय हम लोग मान लेते हैं कि जो अभिकारक की सांद्रता है वो कितनी है a0, इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जिस समय t बराबर 0 यानी कि जिस समय अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसके बाद t समय पश्चात यानी कि जब समय हम लोग कितना हो गया यहाँ पर मान लेते हैं कि t, जब समय t हो गया तो उस समय जो अभिकारक की सांद्रता हो गई है वो कितनी हो गई है a, यहाँ पर इसको इतना मान लेना है। बाकी आप यहाँ पर चाहे तो r0 और यहाँ पर rt मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर अपने अनुसार, बस आपको याद रखना है कि जब समय 0 है तो उस समय अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर a0 और जब समय t है तो उस समय अभिकारक की सांद्रता a। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट रखेंगे, तो लिमिट यहाँ पर ध्यान दीजिए d के साथ दिया गया r, तो यानी कि यहाँ पर r की लिमिट रखनी है। तो ध्यान दीजिए प्रारंभ में r का मान था a0 और इसके बाद t समय पश्चात इसका मान हो गया a, यानी कि ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा उच्च सीमा। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए d के साथ t दिया गया तो यहाँ पर t की लिमिट रखनी है। तो प्रारंभ में समय 0, उसके बाद समय हो गया था t, ये इतना होगा। तो अब पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए समाकलन के सूत्र, तो समाकलन में सूत्र होता है dx/x बराबर होता है log बेस ex, इस प्रकार से याद रखिएगा dx/x बराबर होता है log बेस ex। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा जो log बेस ex होता है इससे हम लोग लिख सकते हैं ln x, इसे लिखते हैं ln x इस प्रकार से। और जो आपका log बेस 10x होता है उससे हम लोग सिंपल लिखते हैं log x, इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा log बेस ex को क्या लिखा जाता है ln x। तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए समाकलन का सूत्र है dx/x, तो बराबर क्या लिखा गया log बेस ex, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ln x। तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए x की जगह पे इसमें क्या दिया गया आपको r, यानी कि dr/r। तो इससे हम लोग इस प्रकार यानी कि इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पर ln r, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर होता है ln x, उसी प्रकार इसे लिखेंगे ln r। तो ये इतना हो जाएगा और यहाँ पर इसकी लिमिट हो जाएगी a0 से a, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर -k, उसी तरह यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया dt, और dt का समाकलन अभी आपको बताया गया था, यानी कि यहाँ पर हम लोग अगर समाकलन में dx होता है तो उसका समाकलन कितना आता है x, तो उसी अनुसार dt का समाकलन कितना आ जाएगा t, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 से t। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए
अब इस लिमिट का प्रयोग इसमें करना है। तो बताया था आपको, पहले अपर लिमिट फिर उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट। तो अब यहाँ पर जब लिमिट का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ln, r की जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पहले a, इसके बाद फिर हो जाएगा माइनस ln, इसके बाद लोअर लिमिट यानी कि a नॉट, इस प्रकार से लिखा जाएगा, बराबर माइनस k। यहाँ पर t की जगह पे जब मान रखेंगे तो पहला मान तो t ही है, फिर माइनस दूसरा मान यहाँ पर हो जाएगा 0, इस प्रकार से। यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा ln a और फिर माइनस ln a नॉट बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के टी, इस प्रकार से। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इससे हम लोग इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में इधर आने पर ये प्लस हो जाएगा, इन दोनों को उधर ले जाना है। तो अब ध्यान दीजिए, ये प्लस में यानी कि ये वाला आपको माइनस में दिया गया है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ln a नॉट ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में दिया गया दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ln a, इस प्रकार से। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, के टी बराबर ln का मतलब अभी आपको बताया गया था, यहाँ पर ln x बराबर होता है log बेस ई एक्स। तो उसी अनुसार आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं log बेस ई a नॉट, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर log बेस ई a, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूत्र होता है log बेस ई एम माइनस log बेस ई एन। तो इससे हम लोग लिखते हैं log बेस ई एम बटे एन। अगर ये सूत्र होता है log बेस ई एम माइनस log बेस ई एन, तो इसे हम लोग लिखते हैं log m बाई एन। तो इस सूत्र का यहाँ पर जब प्रयोग करेंगे तो इससे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे के टी बराबर log बेस ई, और यहाँ पर ये आ जाएगा a नॉट बटे a, इस प्रकार से इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें और भी कुछ पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूत्र यहाँ पर होता है log बेस ई एक्स। अगर कहीं पर आपको ये दिया गया है यानी कि log बेस ई एक्स, तो इसका सूत्र होता है 2.303 log बेस 10 x, ये सूत्र होता है। यानी कि अगर बेस ई को हम लोग बेस 10 में परिवर्तित करेंगे तो वहाँ पर इसके आगे 2.303 से गुणा हो जाएगा, तो उसी सूत्र का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा के टी बराबर, यहाँ पर log बेस ई लिखा है, इसे हम लोग इस प्रकार परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2.303, इस प्रकार से आएगा। इसके बाद log बेस 10 और यहाँ पर हो जाएगा a नॉट बटे a, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद अगर यहाँ से हम लोग k ज्ञात करते हैं तो t इधर बटे में आएगा, यानी कि इसे लिखेंगे 2.303 बटे t, और इनटू में यहाँ पर हो जाएगा log बेस 10 a नॉट बटे a। इस प्रकार से ये यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हो जाएगा। और इसमें ध्यान दीजिए, आप इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि k बराबर 2.303 बटे t, यहाँ पर इंटू log बेस 10, इसको लिखते हैं स्मॉल a बटे a माइनस एक्स, यानी कि इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रारंभिक सांद्रता माना था a नॉट, उसकी जगह पे कितना मान के चलना है आपको a, और उसके बाद t समय पश्चात हम लोगों ने सांद्रता माना था a, तो t समय पश्चात वहाँ पर सांद्रता मान लेनी है आपको a माइनस एक्स, यानी कि t समय पश्चात उसमें अभिकारक की सांद्रता में x की कमी हो जाती है। तो यही सूत्र हम लोग इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो पेपर में कभी कभी समीकरण लिख के आ जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इस समीकरण का निगमन कीजिए। तो अगर ये समीकरण लिख के आ गया तो सेम इसी प्रकार करना है, केवल आपको a नॉट की जगह पे a मान के चलना है और a की जगह पे a माइनस एक्स। या फिर अगर हम लोग आयतन के पदों में इसी समीकरण को लिखें तो इसे ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि k बराबर 2.303 बटे t, यहाँ पर लिखते हैं log बेस 10 v नॉट बटे यहाँ पर v t। इस प्रकार से भी हम लोग लिखते हैं इस समीकरण को। तो यहाँ पर v नॉट दिया गया आपको, v नॉट प्रारंभिक आयतन होता है और v t जो है वो t समय पश्चात आयतन होता है। उसी प्रकार जैसे इसमें था, यहाँ पर a प्रारंभिक सांद्रता होती है और a माइनस एक्स जो है वो t समय पश्चात सांद्रता होती है। तो इस समीकरण को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। तो ध्यान दीजिए, एक तरफ आपका दिया गया है अभिक्रिया की आणविकता और दूसरी तरफ दिया गया है अभिक्रिया की कोटि। तो ध्यान दीजिए, पहले अभिक्रिया की आणविकता में क्या है कि यह एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। तो अभिक्रिया की आणविकता जो है वो एक सैद्धांतिक मान है जिसे अभिक्रिया के आधार पर जो है वो ज्ञात किया जा सकता है।
और अभिक्रिया की कोटि में ध्यान दीजिए, यह एक प्रायोगिक मान होता है जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि अभिक्रिया की आणविकता जो है वो एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर जो है ज्ञात किया जा सकता है, और जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है वो एक प्रायोगिक मान होता है जिससे वेग समीकरण में जो है अभिकारकों की सांद्रताओं यानी कि अभिक्रियाओं की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला दिया गया है अभिक्रिया की आणविकता जो है शून्य नहीं हो सकती, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता का मान जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, और अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य हो सकती है। तो अभिक्रिया की आणविकता का मान जो है वो कभी शून्य नहीं होता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान जो है शून्य हो सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि इसका मान सदैव जो है एक पूर्ण संख्या 1, 2 अथवा 3 होती है, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता जो है वो सदैव एक पूर्ण संख्या होगी, जैसे कि 1, 2 या फिर 3। और इसके अलावा अभिक्रिया की कोटि जो है इसमें दिया गया है कि इसका मान पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो पूर्ण संख्या के साथ साथ भिन्नात्मक यानी कि जो संख्या बटे में लिखी जाती है, जैसे कि 4/5, 2/5, तो इन संख्याओं को बोलते हैं भिन्नात्मक संख्याएं। तो इस अभिक्रिया की कोटि का मान जो है वो एक पूर्ण संख्या या फिर इसके अलावा भिन्नात्मक, तो ये दोनों प्रकार की हो सकती हैं, जबकि आणविकता जो है वो केवल पूर्ण संख्या होती है। इसके अलावा अगला पॉइंट दिया गया है कि इसका मान सदैव धनात्मक होता है, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता जो है वो सदैव धनात्मक होती है। इसके अलावा अभिक्रिया की कोटि में दिया गया है कि इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, और अभिक्रिया की कोटि जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, मैं एक बार सभी पॉइंट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो अभिक्रिया की आणविकता जो है वो एक सैद्धांतिक मान होता है और जिसे अभिक्रिया के आधार पर जो है ज्ञात किया जा सकता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है वो एक प्रायोगिक मान होता है जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अभिक्रिया की आणविकता जो है वो शून्य नहीं हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य हो सकती है। इसके अलावा अभिक्रिया की आणविकता का मान जो होता है वो सदैव एक पूर्ण संख्या यानी कि 1, 2 या फिर 3 होती है। तो अभिक्रिया की आणविकता का मान सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का जो मान है वो पूर्ण संख्या या फिर भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार की हो सकती है। तो इसका मान जो है भिन्नात्मक भी हो सकता है और पूर्ण संख्या के रूप में भी हो सकता है। इसके अलावा अभिक्रिया की जो आणविकता है वो सदैव धनात्मक होती है, और अभिक्रिया की कोटि जो है इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता जो का मान जो है वो केवल धनात्मक होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसका एक उदाहरण लिया गया है। ध्यान दीजिए, इसमें समीकरण लिखा है CH3 COO CH3 और इसके बाद दिया गया है H2O। ध्यान दीजिए, निशान लगा, इसका मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि इन दोनों की क्रिया से ये प्राप्त होता है और फिर वापस यही प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर CH3 COOH और प्लस CH3OH, तो ये समीकरण दिया गया। ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है कि मेथिल एसीटेट के, तो ये दिया गया है मेथिल एसीटेट के अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, ये दिया गया है जल आपका। तो मेथिल एसीटेट के अम्लीय माध्यम में जल अपघटन की अभिक्रिया में जो जल है वो आधिक्य में है, जल आधिक्य में है, अर्थात इसमें जल के सांद्रण में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें यह दिया गया है कि मेथिल एसीटेट के जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन की अभिक्रिया में जल जो है वो आधिक्य में है, अर्थात इसमें जल के सांद्रण में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस अभिक्रिया की कोटि जो है वो 1 है, जबकि इस अभिक्रिया में जल तथा एथिल एसीटेट के एक एक अणु भाग ले रहे हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि इस अभिक्रिया की कोटि जो है वो 1 है, जबकि इस अभिक्रिया में जल तथा एथिल एसीटेट के एक एक अणु भाग ले रहे हैं, अतः इसकी आणविकता जो होगी वो 2 होगी। तो इस अभिक्रिया की यानी कि जो अभिक्रिया दी गई है इसकी कोटि जो है वो 1 है और आणविकता जो है 2 है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इस अभिक्रिया में जल तथा एथिल एसीटेट के एक एक अणु भाग ले रहे हैं, अतः इसकी आणविकता जो होगी वो 2 होगी। अर्ध आयु काल क्या होता है? तो ध्यान दीजिए इसमें पहले कि वह समय
जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो इसमें यह बताया गया कि वह समय जिसमें कोई भी पदार्थ जो है अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है तो वह समय जो है अर्ध आयुकाल कहलाता है। यानी कि अब वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं यदि x बराबर a/2 तो t बराबर t½ यानी कि जिस समय वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा वो समय उसका अर्ध आयुकाल कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा यानी कि a/2 हुआ, तो समय जो था वो अर्ध आयुकाल यानी कि t½ इसको बोलते हैं अर्ध आयुकाल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं t½ के आगे कि ये अर्ध आयुकाल है। तो t½ ये आपका अर्ध आयुकाल हो जाएगा। तो जिस समय पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा होगा वो समय अर्ध आयुकाल के बराबर हो जाएगा यानी कि t½ हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वेग स्थिरांक समीकरण से। वेग स्थिरांक समीकरण अभी आपको बताया गया था कि बराबर 2.303/t log बेस 10 a/a-x। तो इसे बोलते हैं वेग स्थिरांक समीकरण, जो भी आपको बताया गया है। तो अब ध्यान दीजिए इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर x की जगह पे आपको a/2 का प्रयोग करना है और t की जगह पे t½ का प्रयोग करना है। तो अब ये हो जाएगा k बराबर 2.303 यहाँ पे t लिखा है इसकी जगह पे हो जाएगा t½ इसके बाद log बेस 10 यहाँ पर हो जाएगा a और बट्टे में हो जाएगा a-a/2। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पर हो जाएगा k बराबर 2.303/t½ log बेस 10 a/, यहाँ पर इसका लासा लेंगे या फिर ध्यान दीजिए a ये पूरा है, a/2 ये आधा है, तो जब एक से आधा घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा a/2। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद k बराबर 2.303/t½ और इसके बाद हो जाएगा log बेस 10, यहाँ पर a/2 दिया है तो ये पलट के ऊपर जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 2a/a। तो a से a यहाँ पर जो है वो कैंसिल हो जाएगा यानी कि ये आएगा k बराबर 2.303/t½ और log बेस 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये इतना हो जाएगा log बेस 10 2 और इसका मान जो होता है यानी कि log बेस 10 2 यानी कि log 2 का मान होता है 0.3010। तो ये log 2 का मान होता है 0.3010। तो इसकी जगह पे हम लोग इस मान का प्रयोग करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा k बराबर 2.303/t½ तो ये इतना हो जाएगा और गुणे log 2 का मान यहाँ पे रखेंगे 0.3010, ये इतना हो जाएगा। तो इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये आएगा 0.693203 और बट्टे में हो जाएगा t½ तो ये इतना हो जाएगा। तो अब इसको आप शुद्ध करके लिख सकते हैं यानी कि ये हो जाएगा k बराबर, ध्यान दीजिए इसको 3 अंक तक लिख सकते हैं आप, तो 0.693। इसके बाद का अंक 2 है यानी कि 5 से छोटा है तो इसके पहले में आपको कुछ ऐड नहीं करना है और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर t½ तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो ये वेग स्थिरांक हो गया। अगर यहाँ से आप अर्धायुकाल लिखते हैं तो यह t½ ध्यान दीजिए ये बट्टे वाली संख्या इधर गुणे में भेज दीजिए और गुणे वाली संख्या ये बट्टे में आ जाएगी। तो t½ बराबर हो जाएगा 0.693 और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर k यानी कि वेग स्थिरांक। तो यहाँ पर k आ जाएगा तो ये हो गया t½ बराबर 0.693/k।
तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।